नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं एसएन द्विवेदी और आज हम बात करेंगे 25 साल पहले हुए एक ऐसी घटना की जिसको सोचकर, जिसके बारे में सुनकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारा लहू आज भी गर्मी से भर जाता है। जी हाँ, हम बात करेंगे उस घटना की जिसने कि एक पूरी पीढ़ी को वो दर्द दिया जिसका भरपाई आज तक नहीं हो पाई। घटना है कश्मीर की, करगिल की। 25 साल पहले जो करगिल कांड हुआ उसकी यादें आज भी हमारे सबके जहन में जिंदा हैं। आज उसी करगिल कांड की उस कहानी के ऊपर हम जाएंगे। आखिर कैसे हुआ था, सबसे पहले किसने देखा था और सरकार ने उसको कितनी गंभीरता से लिया था। इस पूरी कहानी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कश्मीर से एक ऐसे पत्रकार जिन्होंने सबसे पहले उस घटना को जनता के सामने लाया था। एक ऐसे पत्रकार जिन्होंने कदम कदम पे उस पूरी घटना को देखा, उस पूरे कांड को देखा, उस पाक की नापाक साजिश को देखा। उसके उन पत्रकार से ही बात करेंगे और इसके साथ ही साथ हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे नेशनल एडिटर ज्योति पचनंदा जी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कश्मीर से। खुद भी कश्मीर के बहुत बड़े पत्रकार हैं और उन्होंने खुद भी इस पूरे घटना को, पूरी लड़ाई को, पूरी इस पाक की नापाक साजिश को भी बहुत करीब से देखा है। तो घटना को हम तीन लोगों के साथ आगे बढ़ाएंगे। पवन शर्मा जी डिफेंस एनालिस्ट हैं हमारे साथ। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अहमद अली फयाज जी हैं जो डेली एक्सेलसियर पत्रकार, एक्सेलसियर अखबार है वहाँ का, बहुत ही नामी भरोसेमंद अखबार है, उसके पत्रकार रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इस खबर को ब्रेक किया था किस तरह से वहाँ पे लद्दाख में घुसपैठ हुई है और उसके लिए सरकार को चेताया था। आज उनसे ही बात करेंगे। साथ ही साथ ज्योति पचनंदा जी, आपका भी स्वागत है। आप हमारे साथ इस पूरी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अहमद जी, हम आपके पास आएंगे। अहमद जी, एक बार हम पूरी उस घटनाक्रम को जानना चाहेंगे जब आपने 11 तारीख को एक्सेलसियर में अपनी रिपोर्ट को छापा था, किस तरह से लद्दाख में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था और आपने उस पूरी घटना को बताया था, लेकिन आपकी उस खबर को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया था। लोगों ने आपका मजाक उड़ाया था उस पूरी खबर को लेके। मैंने आपके ब्लॉग में भी पढ़ा है, आपने उसको पूरी घटना वहाँ पे लिखी हुई है। हम एक बार आपसे जानना चाहेंगे विस्तार पूर्वक कैसे आपको पूरी घटना की जानकारी हुई थी, कैसे फिर आपने उस घटना को ब्रेक किया था, इतनी बड़ी खबर को ब्रेक किया था जिसके चलते आज कश्मीर का वो हिस्सा भारत के पास है, वरना शायद पाक अपनी नापाक साजिश में कामयाब हो गया होता। देखिए, ये जब से सयाचन वाली फिक्र मिशन हुई थी 1982 में, उसके बाद कभी कभी वहाँ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ करता था, जिसको कभी कभी मीडिया इग्नोर भी करती थी कि एक रूटीन एक्टिविटी है। जब 99 से कुछ महीने पहले वहाँ पे कुछ एक्टिविटी नोटिस हुई थी और जो सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ ऑफिसर जिनका काम था वहाँ पे नजर रखना सरहदी इलाकों पे, तो उन्होंने इसको वहाँ पे अपनी रिपोर्ट में लाया था, लेकिन इसको इग्नोर किया गया था उस वक्त, जो 98-99 का वाक़या है। इससे पहले वाजपेयी जी पाकिस्तान चले गए थे और जनरल मुशर्रफ लोगों से मतलब उन्होंने मुज़ाकरात करने की कोशिश की नवाज शरीफ के साथ, जिसमें रिपोर्ट के मुताबिक जनरल मुशर्रफ और उसके जो फौजी साथी थे उससे खुश नहीं थे। तो तब से ये सिलसिला शुरू हुआ था और इसमें जो बाद में पाकिस्तान के एक फौजी ऑफिसर ने एक किताब भी पब्लिश की, तो इसमें उन्होंने लिखा कि किस तरह से मार्च के महीने में भी वहाँ पे जनरल मुशर्रफ खुद वहाँ पे आए थे और 7-8 किलोमीटर अंदर तक वो खुद आए थे उस एरिया में। लेकिन ये सारी रिपोर्ट यहाँ इस साइड से, हमारे साइड से इग्नोर की गई, क्योंकि रूटीन एक्टिविटी यही हुआ करती थी कि दोनों साइड के ट्रूप अपनी अपनी जगह पे चले जाते थे नवंबर के महीने के बाद, क्योंकि वहाँ काफी बर्फबारी वहाँ पे होती है, और बाद में ये लोग तकरीबन मई के महीने में अपनी अपनी जगहों पे आ जाते थे।
लेकिन उस वक्त ये हुआ कि मई के शुरू में वहाँ कुछ जो शेफर्ड्स थे करगिल के बॉर्डर एरियाज में, तो उन्होंने रिपोर्ट किया, उन रिपोर्ट्स को भी नजरअंदाज किया गया। कुछ शेफर्ड्स तो बाद में जो उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर करगिल थे शलीम काबरा, जो अब एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में अभी भी हैं, अब मतलब ये तकरीबन चीफ सेक्रेटरी से एक सेटअप नीचे इस वक्त, तो उनको भी बताया गया था। तो उनको वहाँ उन्होंने जो रंजीत सिंह थे उस वक्त 121 ब्रिगेड के, तो उन्होंने उनसे भी मिलाया था रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन उन रिपोर्ट्स को नजरअंदाज किया गया काफी समय तक। उसके बाद हमें कुछ जरियों से वहां से कम्युनिकेशन बंद नहीं हुआ था, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा था। हालांकि कश्मीर में ये मोबाइल फोन वगैरह नहीं थे जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये जो लैंडलाइन वगैरह का सिलसिला ये चालू था। तो इस सिलसिले में हमें कुछ रिपोर्ट ऐसी मिली थी कि वहाँ पे कुछ अनयूजुअल, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी उस एरिया में देखी गई है। उसके बाद हमने थोड़ा इस पर मजीद काम किया, तो बाद में 11 तारीख को मुझे पता चला कि तकरीबन 3 दिन से वहाँ पे स्कर्मिश चालू हैं, गोलाबारी दोनों तरफ से हो रही है। लेकिन ये बात मीडिया को नहीं बताई गई थी। शायद दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर्स और ये जो उधमपुर में हमारा नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर्स है, इन लोगों को, और श्रीनगर में चिनार का कोर का जो 15 कोर का हेडक्वार्टर, इन लोगों को तो शायद जाहिर है कि उनको इसकी जानकारी तो होगी जरूर, लेकिन उन्होंने ये शेयर नहीं किया था मतलब सरकार के दूसरी सत्ताओं के साथ और मीडिया वगैरह के साथ। तो वहाँ पे उन्होंने उनको धकेलना शुरू किया था, ये इसका एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन किए बगैर कि एग्जैक्टली ये लोग कितने हैं, क्या हैं। तो इसमें हमें कुछ जरिए से पता चला कि वहाँ पे ये इनकाउंटर वहाँ पे शुरू हो चुका है और इसमें 200 से 300 के करीब ये जो इंट्रूडर्स हैं, दरअंदाज, ये अंदर आ चुके हैं और एक बाज़ाब्ता मंसूबे के तहत ये लोग अंदर आ चुके हैं और एक दिन की कार्रवाई नहीं है, इसमें इन्हें कई हफ्ते लगे होंगे। और इमीडिएटली जो ही थोड़ा ये बर्फ वगैरह पिघलना शुरू हो गई थी, उसके बाद ही ये एक्टिविटी उनकी शुरू हो गई थी। तो हमने अपनी तौर पे बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे राब्ता किया, उनसे पूछा कि क्या ऐसा हो रहा है वहाँ पे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स वगैरह थे, जो BGS थे, ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, तो मैंने उनसे भी बात की थी। तो उन्होंने कहा कि हम प्रेस के साथ शेयर करेंगे कल परसों, शायद उन्होंने कहा था। तो लेकिन मुझे लग रहा था कि ये खबर अब जाएगी मीडिया में। नॉर्मली ये जब भी जंग हुई थी 47 की, 62 की चाइना वाली, 65 की और 71 की पाकिस्तान के साथ, तो हर बार ये UNI या PTI ने दिल्ली से ये खबर ब्रेक की थी। लेकिन मुझे लगा कि इट इज अ बिग स्कूप फॉर मी, तो मुझे इस पे काम करना चाहिए। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस पे काम किया और फिर मुझे पता चला कि वहाँ पे हमारे यहाँ के वैली में जो पैरा ट्रूपर्स, जिनको स्पेशल फोर्सेस हम कहते हैं, तो इनकी वहाँ पे जरूरत है और उनको बड़े पैमाने पे मोबिलाइज किया गया है वहाँ से। तो फिर मैंने जो वहाँ के SSP थे मनमोहन सिंह, तो मैंने उनसे बात की। तो मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि क्या ऐसा है वैसे, तो मैंने उनको कहा कितनी सॉर्टीज चली गई। तो उसने कहा बहुत सारी, पूरा दिन से मतलब सॉर्टीज चल रही हैं, क्योंकि कुपवारा में ही ये 9 और 10 जो पैराज हैं स्पेशल फोर्सेस, तो ये वहाँ पे इनके हेड बटालियन क्वार्टर्स वगैरह वहाँ पे थे। तो मुझे इस बात की तस्दीक हो गई एक एतबार से कि हाँ ऐसा हुआ है, ये लोग वहाँ पे चले गए हैं। तो बाद में फिर मैंने उसी रात को इस फाइल किया, इस स्टोरी को मैंने लिखा भी है 2-3 जगहों पे, और जो ब्लॉग आपने पढ़ा वहाँ भी मैंने लिखा है कि ये इस वजह से ये खबर छपी क्योंकि हमारे एडिटर जो वहाँ पे थे, चीफ एडिटर, वो उस वक्त जम्मू में नहीं थे हमारे ऑफिस में। अगर वो होते कि उनके अपने बहुत सारे वसाइल थे, रिसोर्सेज कॉन्टैक्ट थे उनके, तो अगर मैं उनको कहता कि इस तरह से, वो कहते कि ये तो आप जंग की बात कर रहे हैं, तो फिर मुझे पता होता। फिर वो कहते कि मैंने चीफ सेक्रेटरी से, कोर कमांडर से बात की, वो इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, वो इसको ड्रॉप कर लें। वो डेफिनेटली यही बात बोलते, लेकिन वो नहीं थे। उनके वहाँ पे दो बेटे थे जो अब न्यूज़पेपर चला रहे हैं तब से। तो इन्होंने मुझसे कहा कि क्या कोई स्टोरी है, मैंने कहा हाँ, आप बैनर लीड आप
ऐसे उनने नहीं पूछा किसके लिए है, और वो इतना ज्यादा भी वहाँ पे इसमें इन्वॉल्व नहीं थी उस वक्त एडिटिंग वगैरह में। तो मैंने उनको कहा कि मैं भेज रहा हूँ। तो मैंने फिर रात को तकरीबन मिडनाइट के करीब ये खबर मैंने भेजी, और फिर 12 मई 1999 को ये खबर छपी डेली एक्सेलसियर में सबसे पहले। लेकिन अजीब बात यह है कि 12, 13, 14 तक 3 या 4 दिन तक इसको पूरा मीडिया ने इसको नजरअंदाज किया, उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया। यहाँ भी मुझे जो सीनियर हमारे जर्नलिस्ट थे जो BBC वगैरह के साथ काम करने वाले थे, मिस्टर अल्ताफ हुसैन, यूसुफ जमीर, वो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पे थे उस वक्त और अभी भी हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसी ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए, ये तभी ऐसी खबर करनी चाहिए जब पूरा ये इंफॉर्मेशन लॉग्ड हो, तब तक नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ये बिल्कुल सारा लॉग्ड है, मुझे इसकी बाकायदा तौर पर जानकारी है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। तो उस दिन शाम तक कोई स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं आया। तो बाय दैट इवनिंग उन्हें भी यकीन हो गया कि ये खबर इससे गुप्त, ये सही नहीं है। और फिर दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी इस पर कोई चर्चा किसी जगह पे नहीं हुई। लेकिन फयाज जी बहुत बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए रहा होगा उस समय जब ये इतनी चरम पे वहाँ पे आतंकवाद था पूरे कश्मीर में, जब कोई आदमी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था इस तरह की चीज़ों को, पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की खबरें छापने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। ये कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए उस समय इस खबर को ब्रेक करना कि ये इतना बड़ा इन्फिल्ट्रेशन हुआ है पाक की तरफ से? जाती तौर पे मैं समझता हूँ कि इसमें खबर ब्रेक करने वाले के लिए उतना ज्यादा कोई खतरा नहीं था। मैं उस एतबार से इसको एक चैलेंज नहीं समझता हूँ। चैलेंज तो हमें यहाँ ये वहाँ करगिल की बात की, चैलेंज तो था यहाँ जो वादी कश्मीर में मतलब इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करते थे, मिलिटेंट्स को गर्दनें काटते थे, लोगों के उनको मार डालते थे। तो वो जरूरत कोई नहीं करता था उसकी डॉक्यूमेंटेशन करने का, उसका रिपोर्ट करने का, लेकिन मैं वो भी कर रहा था और इस वजह से हमारे खतरा भी उन दिनों बढ़ रहे थे। तो एज फार एज जो करगिल वाला वाक्य है, ये डायरेक्टली पाकिस्तान के खिलाफ या हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं थी। एक ब्रेकिंग न्यूज थी जो मैं कर रहा था, विदाउट बीइंग क्रिटिकल टू पाकिस्तान और इंडिया और एनीवन एल्स। मैं ये बात बता रहा था अपना कोई कमेंट किए बगैर कि ये एक बड़ी जंग यहाँ पे छिड़ चुकी है। जो LOC है, इट हैज बीन टर्न्ड इनटू बैटलफील्ड। और ये पिछले 10 साल के दौरान जो भी यहाँ पे इनकाउंटर्स हुए हैं और पाकिस्तान के साथ जो मुठभेड़ हुई, इसमें ये सबसे बड़ा ये सिलसिला शुरू हो गया है। ये मैंने लिखा था पर्सनली, इसमें कोई मुझे खतरा नहीं। हाँ, खतरा मुझे लग रहा था कि जो ये 121 ब्रिगेड के जो ब्रिगेडियर थे सुरेंद्र सिंह जी, तो कई लोगों ने मुझे बताया कि इनके लिए बड़ी परेशानी इस बात से हुई। ये इन लोगों ने इसको छुपाने की कोशिश की थी। इनको लग रहा था ये हम 2-3 दिन में मसला सर्च कर देंगे, तो लेकिन आपने इसको उछाल दिया है, अब आपके लिए बड़ा खतरा है। तो वो मुझे लग रहा था कि ये शायद कोई नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन जब ये चल ही रहा था, ये जंग चल ही रही थी, तो इस बीच में इनको सुरेंद्र सिंह जी को वहां से अपने पद से हटाया गया। तो उससे थोड़ा सा मुझे, मैं नहीं कहूँगा रिलीफ है, लेकिन ये मुझे लगा कि अब उतना कोई खतरा नहीं है। बट इस पर्टिकुलर केस में पाकिस्तान की तरफ से या मिलिटेंट की तरफ से बज़ाहिर कोई खतरा नहीं था। खतरा उन वाक़ात में था जो हम यहाँ पे वादी कश्मीर के अंदर रिपोर्ट करते थे, जहाँ पे वो लोग चाहते थे कि सारा का सारा इल्ज़ाम हिंदुस्तानी फौजियों पर लगाया जाए। लेकिन मैं जाकर के खुद देख लेता था, जहाँ पर मुझे लगता था कि इन्होंने आतंकवादियों ने, मिलिटेंट्स ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की हैं, लोगों के खिलाफ न्याय से लोगों के खिलाफ कार्रवाई की हैं। मुझे लग रहा था कि ये कॉम्बेटेंट्स हैं, ये फौज के साथ लड़ सकते हैं, फौजी लोग भी उनके साथ लड़ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आम लोगों का सवाल है, चाहे वो हमदर्द भी उनके हों, तो उनके खिलाफ मुझे नहीं लगना था कि उनको मार डालना चाहिए। तो ये जहाँ पे भी इसकी कार्रवाई, मैसेज वगैरह जो भी हुए थे उन्हीं दिनों में 97 में जो संग्रामपुर बडगाम में 7 कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया गया था, वो मैंने रिपोर्ट किया था। और उसके बाद जो जनवरी 98 में जिस वक्त IK गुजराल प्राइम मिनिस्टर थे, वो यहाँ पे आए थे, उस वक्त 24 कश्मीरी पंडितों का मैसेकर किया गया था वांधामा में। वो सारा मैंने रिपोर्ट किया था, जिसपे हम लोगों को काफी परेशानियां हो चुकी थी। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं कि ये कितना बड़ा चैलेंज था, मैं समझ रहा हूँ इस हिसाब से
जो गुरेला साइड से डायरेक्टली उसमें हमें बहुत ज्यादा खतरा नहीं लग रहा। अच्छा, फियाज साहब, हमारे साथ पवन जी जुड़े हुए हैं, आपके आपके सहयोगी, आपके मित्र हैं पुराने। पवन जी, हमने हमने आपकी उस दौर की रिपोर्टिंग भी देखी है, जब हमारा ये करगिल वार चल रहा था, तो उस दौर की रिपोर्टिंग भी हमने आपकी देखी। पवन भाई, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब 3 मई को एक चरवाहे ने ये रिपोर्ट कर दिया था कि इस तरह के कुछ घुसपैठिए वहां देखे जा रहे हैं, और हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ इंटेलिजेंस होती है, आप डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, आपको मालूम है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ हमारी इंटेलिजेंस होती है वो लोकल जो वहाँ के रहने वाले होते हैं वही होती है। तो ऐसे में उस फर्स्ट लाइन ऑफ इंटेलिजेंस को इग्नोर करना कितना महंगा पड़ा था उसमें, करगिल के समय? हाँ बिल्कुल द्विवेदी साहब, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो फियाज साहब कश्मीर से हैं। फियाज साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्रेडिट दूंगा इस फियाज साहब को इस चीज को लेकर कि फर्स्ट स्टोरी जो ब्रोक हुई थी उस समय, तो अहमद बिल्कुल। अली फियाज जो उस समय डेली एक्सेलसर थे, ये क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था तब क्या हुआ है, क्या हो रहा है। बाहर वो चीजें आ ही तो नहीं उस पाई थी समय उस जो समय तक, बिल्कुल खबर ठीक ब्रेक बात हुई है। थी, हाँ, तो वो खबर ब्रेक हुई थी। लेकिन इसमें एक चीज और थी, जब बाहर जो खबर निकल आई नेशनल टीवी चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स में, तमाम जो जर्नलिस्ट थे, फिर वो एक एक स्टोरी का वो व्यास साहब को फोन करते या किसी को करते, तो शुरू हुआ डाटा लेना, इन्फो लेना, फिर वहां पहुंचना शुरू हुए। लेकिन कुछ स्टार्ट में इंटेलिजेंस फेलियर आप कह सकते हैं जरूर था, क्योंकि उस समय किसी चीज के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। कुछ ऐसी इन्फो भी रही जिसके ऊपर फौज ने भी शायद काम नहीं किया। और उसमें अगर हम द्रास का या तोलोलिंग का एरिया की बात करते हैं, तो उसमें एक मेजर थे, बाद में उनका कोर्ट मार्शल भी किया गया। तो बहुत सी चीजें ऐसी थी उस समय, एक क्यास बना हुआ था कि आखिर क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। सही खबर फौज भी नहीं किसी को दे रही थी, और किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर हुआ क्या है। क्योंकि 3 मई 1999 के बाद का जो 20 दिन का वो समय था, 23 मई तक 24 मई तक जो समय बिल्कुल। था, उसके बीच में 15-20 दिन के बाद जाकर थोड़ा क्लियर होना शुरू हुआ। लेकिन जो स्टार्ट में 1-2 हफ्ता था, उस समय बहुत ज्यादा क्यास था। तो फयाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उस समय वो खबर ब्रेक की थी। मुझे पता है, मैं उस समय जम्मू दूरदर्शन में था, और वहां से कुछ लोगों को बोला गया था कि वॉलंटरली वहां पर जाना है। तो मैं मिला भी था फयाज साहब को। मेजर पुरुषोत्तम जो उस समय पीआरओ थे, उनके ऑफिस के बाहर हम लोग, दिल्ली से भी बहुत से जर्नलिस्ट आए हुए थे। मृत्युंजय कुमार झा उस समय आज तक में होते थे, जैकब मैथ्यू थे, स्टीव के जैकब थे, बरखा थी, बहुत से लोग थे जो उस समय आए हुए थे। जम्मू से विक्रम थे, उस समय स्टार टीवी होता था, ये एनडी टीवी होता था, तो उस समय हाँ, विक्रम भी गए हुए थे साथ। विक्रम उसमें एनडीटीवी में था, यस। हम्म। हाँ, तो हरवंश गोखे थे जो दैनिक जागरण के उस समय डिफेंस एडिटर थे। तो बहुत से लोग उस समय मिले भी थे। तो फयाज साहब से मुलाकात वहीं पर हुई थी, मेजर पुरुषोत्तम के ऑफिस में। जब उसके बाद फिर मेजर पुरुषोत्तम के ऑफिस पे अटैक हुआ था, जिसमें वो शहीद हुए थे। जी बिल्कुल द्विवेदी साहब। हाँ, हमारे हमारे साथ ज्योति भाई हमारे जुड़े हुए हैं, ज्योति पसनंदा जी, उन्होंने काफी करीब से पूरे घटनाक्रम को देखा। ज्योति भाई, हम चाहेंगे आप थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपने कश्मीर को बहुत करीब से देखा है, जम्मू को बहुत करीब से देखा है। ज्योति भाई, क्या उसमें माहौल था, किस तरह की चीजें थी, कहाँ फेल्योर हुआ था, ये थोड़ा सा हम आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे, और साथियों से आपकी बात भी करवाना चाहेंगे। ज्योति जी, लगता है ज्योति जी का कनेक्शन कुछ कट गया है। खैर, कोई बात नहीं है, हम एक बार फिर से फयाज साहब के पास आ रहे हैं। फयाज साहब, सबसे बड़ी बात क्या ना, आप इसको कहाँ पे फेल्योर मानते हैं? उसमें जब आपने पूरी रिपोर्टिंग की थी, आपने फेल्योर कहाँ पे देखा था? चलिए मैं इंटेलिजेंस का फेल्योर था, सिक्योरिटी फोर्सेस का फेल्योर था, या फिर जो लोकल पुलिस थी वहां की उसका फेल्योर था? कहाँ आपने फेल्योर देखा था इसका? नहीं, ये सबसे ज्यादा तो मैं ये फेलियर कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल लेवल पे था। जब वाजपेयी जी वहां पे चले गए पाकिस्तान में, तो इन्होंने वहां पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप वहां पे थी नवाज शरीफ की, तो इन्होंने इनको बड़ा वहां पे खुशामदीद किया। तो यहाँ पे हम लोग तालियां बजाने लगे कि देखो इन्होंने वहां पे यहाँ पे एक सिलसिला शुरू किया है पाकिस्तान के साथ बातचीत और दोस्ती का। तो फिर पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया गया। ये सिलसिला फिर चालू रहा कई साल तक।
बल्कि पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन भी बताया गया बिजनेस में। ये एक्चुअली पॉलिटिकल लेवल पे एक फेलियर था, जिन्होंने एक एनिमी कंट्री को मतलब एक दोस्त समझ लिया सिर्फ वाजपेयी जी के वहां जाने से। तो उधर से ये बात समझना बहुत जरूरी था कि जो पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो हिंदुस्तान के बिल्कुल मुख्तलिफ है, यहाँ के बरक्स है। यहाँ पे हर फैसला जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप लेती है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, इसको वो डेमोक्रेसी वगैरह कहते हैं, लेकिन आपने देख लिया कि जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स का वहाँ पे हाल क्या है, वहाँ की आर्मी ने और वहाँ की आर्मी के हाथ में ही सब कुछ वहाँ पे ये जो लेकिन वगैरह लेकिन फयाज भाई, उसमें जो कश्मीर की लीडरशिप थी, कश्मीर की जो नुमाइंदगी करते थे, चाहे वो अलगाववादी तमाम सारे नेता हों या फिर कश्मीर की लीडरशिप थी, वो भी बहुत ज्यादा लिबरल नहीं थी पाकिस्तान को लेके, जिसके चलते कि मतलब उसको शह ज्यादा मिलती थी। देखिए, मैं इस बात को थोड़ा आगे पहुंचाना चाहता था कि जब आप यहाँ से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे पाकिस्तान के साथ, तो यहाँ की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कश्मीर में, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, हालांकि 99 में उस वक्त जब ये हुआ था तो उस वक्त पीडीपी बनी नहीं थी, ये बाद में जुलाई के महीने में बनी उसी साल। लेकिन ये जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये एक कॉम्पिटिटिव सेपरेटिज्म के मोड में आ जाती हैं। मतलब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 तारीखें पाकिस्तान की करेगा तो पीडीपी वाला 4 तारीखें करेगा। ये सारा डिपेंड करता है कि आप दिल्ली में कौन सा लाइन ले रहे हैं। पिछले 5 साल में आपने पाकिस्तान के खिलाफ वहां पे सख्त गियर लाइन इख्तियार कर ली है। आज की तारीख में आप नहीं देखेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, उमर अब्दुल्ला को, महबूबा मुफ्ती को, जो बार बार ये पहले कहते थे पाकिस्तान के साथ बात कर लो, मिलिटेंट्स के साथ बात कर लो, कश्मीर का मसला सियासी मसला, ये इंटरनेशनल सतह पे हमारे साथ वादे किए गए हैं, प्लेबिस्सिट कर लो, ये वगैरह वगैरह। ये सारा डिपेंड करता है मूड का जो दिल्ली में है। जब दिल्ली खुद जा रही है पाकिस्तान को गले लगाने के लिए, तो मैं अगर यहाँ कश्मीर में एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड हूँ तो क्या आपको लग रहा है कि मैं हिंदुस्तान के साथ जाकर के गले मिलूंगा? यहाँ क्योंकि यहाँ की 70% पॉपुलेशन जो है ये मुस्लिम पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पे पाकिस्तान का अमल दखल रहा है। बहुत सारे मामलात में पाकिस्तान का दबाव यहाँ पे आ रहा है। लोग डर गए, मतलब इसके खौफ में यहाँ पे दबे रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ एसेंशियली पाकिस्तान के प्यार में, क्योंकि 90 के बाद जो अब तक है इसमें बहुत ज्यादा रोल है जो यहाँ पे लोग मतलब नेशनलिज्म और हिंदुस्तान के नजदीक नहीं आ रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मिलिटेंट्स ने एट विल यहाँ पे स्ट्राइक किया, जिसको मारना चाहा उसको उन्होंने मार डाला, और हमारे हमारा सिस्टम जो है उनको बचाने में नाकाम हुआ। जो भी लोग, जैसे कि अगर आप काउंटर इंसर्जेंट्स जो 95 के बाद यहाँ पे आ गए थे, कोका परे, जावेद वगैरह, जो इख्वान मुस्लिमीन वगैरह, एक एक करके चुन करके उनको मार डाला गया। और जिन लोगों ने उनको मारा वो लोग थे हिजबुल मुजाहिदीन और जो बाकी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज कर रहे हैं जमात इस्लामी। और आज की तारीख में जमात इस्लामी आपकी सरकार के साथ, बीजेपी सरकार के साथ मुज़ाकरात कर रही है यहाँ पे 1 लाख लोगों को मरवाने के बाद। तो जब यहाँ ये ऐसी इस किस्म की अनसर्टनिटीज, पॉलिटिकल अनसर्टनिटीज और इस किस्म की एम्बिग्यूटीज वहाँ पे दिल्ली में होंगी, तो कश्मीर के लोग इसी हाल से, इसी हिसाब से चलेंगे। पिछले 5 साल में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्लैरिटी रही है कि जिसको रहना है वो पाकिस्तान के साथ रहे या हिंदुस्तान के साथ रहे। और आपने देख लिया, बिल्कुल फयाज साहब, अब तो खैर काफी लोगों ने कोई पत्थर नहीं उठाए, लोगों ने कोई जुलूस नहीं निकाला, कोई फ्यूनरल प्रोसेशन नहीं किया, मिलिटेंट्स को, जो मरे हुए मिलिटेंट उनको गन सल्यूट नहीं दिया, कुछ भी नहीं हुआ। ये इस वजह से हुआ कि दिल्ली में एक क्लैरिटी बाज़ाब्ता थी कि पाकिस्तान का दरवाजा हमने 370 के साथ ही खत्म कर दिया है, वो बंद हो चुका है। अभी आपने ये दरवाजा आपने अभी 2-3 महीने से दोबारा खोल दिया है। इंजीनियर रशीद नाम के एक आदमी को, जो मैं इसके जात पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो तिहाड़ जेल में है, पिछले 5 साल से टेरर फंडिंग में वहां पे है। और इसके लास्ट जो स्लोगन रहे हैं, जो ऑन रिकॉर्ड हैं, वो ये है कि यहाँ पे प्लेबिस्सिट होना चाहिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। लोगों से पूछना चाहिए मजहब की बुनियादों पे, क्या आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। इस किस्म का जो इस्तिस्वाद राय या राजकुमारी या प्लेबिस्सिट जब भी जम्मू कश्मीर में होगा, तो इसके नतीजे तो हम सब के पास हैं
यहाँ के 70% लोग तो पाकिस्तान के हक में वोट करेंगे जब मजहब की बुनियादों पे होगा। ये इंजीनियर रशीद का स्लोगन है। असेंबली के अंदर से रायशुमारी का नारा लगाया, प्लेबिसिट का, ये कहा कि हमें प्लेबिसिट वहां पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में दिया गया है। उनका नारा हिंदुस्तान के आईन का हल्फ लेने के बाद वो 2 बार एमएलए बने, इंडिपेंडेंट एमएलए। अब तो खैर फयाज साहब मुझे लगता है अब तो खैर झेलम में और चिनाब में बहुत सारा पानी बह गया है, बहुत सारी बातें आगे बढ़ गई हैं इन सब चीजों को लेके। मैं ये बात अगले 30 सेकंड में खत्म करने जा रहा हूँ। 2 बार वो यहाँ पे हिंदुस्तान के आईन और सालिमियत की कस्में खाने के बाद असेंबली के फ्लोर में आए, पर असेंबली के फ्लोर पे उन्होंने कहा कि इंटीग्रल पार्ट हमें मंजूर नहीं है, मींस जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग नहीं है। और इस आदमी को बाज़ाब्ता स्टेट की तरफ से बाज़ाब्ता फैसिलिटेट किया गया। इस कदर की जो भी यहाँ पे जिसको हम सेंटिमेंट वाला वोट कहते हैं, ये तकरीबन 5 लाख के करीब वोट चला गया। ये तो एक पॉलिटिकल फेलियर है ना इस सरकार का, कि जो लोग यहाँ पे नेशनलिस्ट लोग थे, चाहे वो पीडीपी, कांग्रेस, सजादों, ये सारे के सारे, ये सब के सब बिल्कुल म्यूट कर दिए गए हैं। और यही सिलसिला अब जारी है, जमात इस्लामी को ला रहे हैं आगे। हमें इसमें कोई एतराज नहीं, कर लें, ठीक है। लेकिन आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि कश्मीर के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं, क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? मैं नहीं समझता हूँ कि ये इसके लिए जिम्मेदार है। इसके लिए जिम्मेदार दिल्ली है और इस वक्त की सरकार है जिम्मेदार इसके लिए। बिल्कुल ठीक है। पवन जी, हम एक बार फिर आपके पास आना चाहेंगे। आप एक डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, पत्रकार भी रहे हैं, पत्रकार भी हैं साथ में। मैं समझना चाहूँगा कि करगिल में उस समय सबसे बड़ा फेल्योर आप क्या मानते थे? देखिए द्विवेदी, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो जो लोकल इंटेलिजेंस होती है, जो वहां पर शैफर थे, जो 4 वाहे थे, उनकी पुख्ता सूचना के बाद ये एक्शन हुआ था। लेकिन उससे पहले ये एक बार रिपोर्ट हो चुका था। मेजर मनीष भटनागर थे 5 पैराशूट रेजिमेंट के। उन्होंने द्रास इलाके में कुछ ऐसा इंट्रूजन देखा था और उन्होंने रिपोर्ट किया था। और उस रिपोर्ट को बकायदा उस समय ब्रिगेडियर सुरेंद्र से लेकर जनरल ब्रिगेड कमांडर से लेकर कोर कमांडर तक बात को पहुंचाया गया था। उसके बाद आगे क्या प्रोसेस हुआ वो उसे लेकर विवाद रहा, कई कमेंट्स उसके ऊपर आए। अल्टीमेटली मेजर मनीष भटनागर को कोर्ट मार्शल कर दिया गया। अब वो कोर्ट में केस है और उसके बाद वो गिल्टी नहीं हुए हैं। वो अभी मामला उन्होंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू भी दिया था। तो ये सवाल जो हैं, जो कारगिल युद्ध के हैं, ये विवादों में रहा है। इसमें बहुत से सवाल जो हैं इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर हैं। जिन ऊंचाइयों पे हम लोग पहले बैठे थे, हम अचानक नीचे आ गए, उसके बाद स्पेस खाली हो गया और पाकिस्तान की मूवमेंट जो थी वो लगातार वहां पर होती रही। आप सिर्फ एक सेक्टर की बात नहीं कर सकते हो। आप मशको वैली की बात कर लीजिए, आप तोलोलिंग की बात कर लीजिए, आप द्रास की बात कर लीजिए। आप जितनी हाई रिचेज हैं और जहां से कश्मीर जो मेन हाईवे था जो इन इलाकों को जोड़ता था, आपका हाईवे उनके रडार पे था। जिस रडार के ऊपर वो आपका हाईवे पूरा देख रहे थे, उसके ऊपर तमाम लोग जो पाकिस्तानी फोर्सेस के थे वो उन मोर्चों पे आकर बैठ गए थे। और वो इतनी तैयारी के साथ आकर बैठ गए थे कि आपको नीचे से ऊपर जाना, फिर वहां पर जाके लड़ना, इतनी ठंड में, इतने वो पथरीले पहाड़ थे, वहां पर फिर भी हमारी फौज जो थी वो वहां पर लड़ी। 63 महावीर, परमवीर और वीर चक्र वहां पर मिल चुके हैं, जिनमें मरणोपरांत भी हैं और कुछ जीवांत भी हैं। जो अभी जो हम 25 मना रहे हैं, कल जो दिन मनाया गया, जी, बहुतों से मिले हम लोग, बहुतों पहुंचे थे, वो सही बात यादें जो है वो ताजा कर रहे हैं। वो बिल्कुल हमारे जो बहादुर सिपाही थे, शायद उन्हीं के दम पे आज कश्मीर हमारे पास है। लेकिन पवन भाई, एक चीज और मुझे बताइए, जब उस ऊंचाई पे हम लोग रहते थे, वो ऊंचाइयां हमारे थी जहाँ पे कल को पाकिस्तान आगे बैठ गया था करगिल में, तमाम सेक्टर्स में, द्रास हो या फिर तोलोलिंग हो, तमाम जहाँ पे आगे पाकिस्तान बैठ गया था, वो सेक्टर हमारे थे, हमारी फौज वहां पे रहती थी। उसके बाद हमारी फौज नीचे आई। इसके पीछे क्या मतलब वो स्ट्रेटेजिक फेल्योर आपने वहां देखा है, या फिर और कोई दूसरा कारण आप लोग इसके पीछे समझते हैं? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। आप एक एंगल पे इसे नहीं देख सकते हैं। आपकी इसमें 2 चीजें हैं। एक, जो इलाका था, जैसे कालूवार का इलाका था, मशको वैली का इलाका था, वो जो हाई रिचेस थी, वहां पर पाकिस्तानी फोर्सेस भी नहीं थी, वो भी नीचे चले जाती थी। अक्सर सर्दियों के दिनों में सब फोर्सेस जो है अपनी अपनी पोस्ट को छोड़ के नीचे आती थी। लेकिन इसमें क्या था कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश, पहले से ही रोड मैप पूरा तैयार हो चुका था कि जैसे ही फोर्सेस विड्रॉल होंगी, हम जो है सिविल यूनिफॉर्म में जो लोग हैं
फौज के ही, उनको हम पुश करते रहेंगे, ताकि अगर कोई इंटेलिजेंस का व्यक्ति देख भी लेता है, जहां कोई इन्फो आती भी है कि वो कौन है, तो वो चारवाहे कहे जाएंगे, ना कि फौज कही जाएगी। वो वहां पर थोड़ी सी चूक हो गई, जो पोस्टें खाली कर दी गई, जिन जगहों को खाली करके नीचे आया गया, उसके बाद उन इलाकों में वो चारवाहों के बेस में पाकिस्तान की फौज थी। वो कोई टेररिस्ट नहीं था, वो जो पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री है वो उनके लोग थे, पाकिस्तान की जो सिंध रेजिमेंट है वो उनके लोग थे, जो उनकी बलोच रेजिमेंट है वो उनके लोग थे। वो सभी लोग जो थे वो चारवाहों के वेश में घोड़ों पर, खच्चरों पर बड़े बड़े वेपन लेकर वो मूव करते रहे। उन्होंने आके जो पोस्ट थी उनको ऑक्यूपाई कर लिया, और वो उन इलाकों में आकर बैठ गए जहां से हमारी फोर्सेस भी विड्रॉ हुई थी। और जो पहाड़ी इलाके, टॉप जो हाई रिचेस थी, उसके ऊपर उन्होंने जब डेरा लगा लिया, तो उनके पास तो पूरा एज था कि आपके पास, आपने नीचे से फिर वापस ऊपर जाना है। वो तो ऊपर थे। आपने शायद सुना भी होगा कि कर्नल राय जो थे गोरखा रेजिमेंट के, बाद में उन्हें जी वीर जी चक्र भी मिला, उनको, उन्होंने एक बयान दिया था कालूबार की लड़ाई, जो कालूबार का रात का किस्सा जब वो सुनाते हैं कि हमें अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि इस रिचेस के ऊपर वो कैसे पहुंच गए, इस रिज के ऊपर, जो ऊपर वाली पहाड़ियों में जो इतनी ऊंचाई पर पोस्ट थी, वहां पाकिस्तान की फोर्सेस कैसे पहुंची है। क्योंकि ये आर्मी का वो ऑलरेडी रूट था, वहां से फौज के जो कंपनीज थी वो जाती थी, वापस आ जाती थी। तो वो जब उस कालूबार की लड़ाई जब उन्होंने लड़ी, कर्नल राय जो थे वो उस समय कमांडिंग अफसर थे वहां उस पूरी बटालियन के। बहुत सी कैजुअलिटी वहां पर जीआर की हुई है, 18 ग्रेनेडियर थे उनकी हुई है, बाकी सिख रेजिमेंट थी, जैक राइफल थी, जैक लाइट थी, बहुत से लोगों की कैजुअलिटी ग्रेनेडियर्स वहां पर और हो चुकी है। ग्रेनेडियर्स और गोरखा की चार सबसे पांच ज्यादा बड़ी कैजुअलिटीज थी जगह, उसमें। यस। ग्रेनेडियर की थी, गोरखा की थी, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के टॉप के अफसर का कैप्टन जो बत्रा है, उन्हें परमवीर चक्र मिला है जी वहां पर, बिल्कुल। विक्रम बत्रा को। तो बहुत सी कैजुअलिटी बहुत हुई थी। लेकिन अब अगर हम पुरानी बातों को हम फिर कहेंगे कि हम कि वहां पर कोई इंटेलिजेंस फेलियर था, 25 साल हो गए हैं, 25 साल के बाद सब अब मूव टू फॉरवर्ड है, सब लोग आगे चल रहे हैं, क्योंकि उसको उसको लेकर काफी विवाद भी पहले रह चुके हैं। अब जो है वो इस दिन को मनाया जाता है। जैसे कल प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंचे थे, तमाम वहां पर योद्धा जो थे उस समय के, राइफलमैन संजय कुमार थे, बाकी यादव थे, ग्रेनेडियर यादव थे, तो बहुत से लोग जिन्हें परमवीर चक्र या महावीर चक्र, वीर चक्र मिले हैं, वो तमाम वहां पर लोग पहुंचे हुए थे। और उन्होंने वहां पर कल उन पुरानी यादों को फिर वहां पर ताजा किया है। फैमिलीज थी, जो शहीद हुए अफसर थे, जवान थे, उनकी फैमिलीज पहुंची थी। हमारी जो कैजुअलिटी फिगर था ऑलमोस्ट वो 547 या 537 के बीच बीच में रहा था, इंजरीज बहुत ज्यादा रही थी। लेकिन पाकिस्तान की सेना का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। अब पाकिस्तान के लिए मुसीबत ये थी कि वो क्लेम नहीं कर पाते थे, क्योंकि बिल्कुल ठीक उनको बात है। लगता था कि अगर हम ओपनली कहते हैं कि हमारी सेना की इतनी कैजुअलिटी हुई है, हमने तो माना ही नहीं था, हम तो कहते थे कि वो टेररिस्ट थे, वो तो फौज थी नहीं। लेकिन बहुत सी बॉडी जब पाकिस्तान की वहां पर रह गई, हमारी फौज ने वो बॉडी जब रिकवर की, उसके बाद पाकिस्तान को बोला कि ये आपका कैप्टन है, ये आपका मेजर है, ये आपके जेसीओ हैं, ये आपके ओआरस हैं, ये उनके आई कार्ड हमें मिले हैं, तो आप आके इन बॉडीज को ले जाइए। उन्होंने तो अपने शव लेने से भी मना कर दिया था। वो कहा कि आप उधर ही दफन कर दो, ये टेररिस्ट है, ये फौज नहीं। तो सबसे ज्यादा जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी पाकिस्तान की, 9, 3 और 26, इनकी सबसे ज्यादा कैजुअलिटी वहां पर हुई थी। और उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया था, उनकी बॉडीज को पाकिस्तान ने माना ही नहीं था। हालांकि पाकिस्तान में कारगिल दिवस, जो कारगिल के बाद, जंग के बाद, वहां पर एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था। उसमें 10-12 लोगों को ही हीरो बताया गया था, जो पाकिस्तान की सेना की तरफ से वहां गए जी। उन्होंने वहां पर बहुत तबाही की। इन लोगों को, उनको दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, जो सितारा रुस्तम बोलते हैं पाकिस्तान में, वो उनको दिया गया था। लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं कि उनकी कैजुअलिटी कितनी। सबसे ज्यादा कैजुअलिटी पाकिस्तान की भी हो चुकी है वहां पर। हमारी फोर्सेस के जो जवान थे वो नीचे से अगर चढ़ाई चढ़ के ऊपर जा रहे थे, कैजुअलिटी हो रही थी, लेकिन जब हम ऊपर पहुंच गए थे, उसके बाद हमने उनकी फौज को वहां से भगाया ही नहीं था, उनको मारा था। बहुत से सैनिक उनके वहां पड़े रह गए, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं की बॉडी। हालांकि हमारी फौज ने वहां पर एलओसी को क्रॉस नहीं किया था, उनकी तरफ से एलओसी को क्रॉस किया गया। बिल्कुल ठीक बात है। होगा करीब 5,000 का वो आंकड़ा था, जो 5,000 से ज़्यादा का आंकड़ा था, जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों को मारा गया था। बिल्कुल सही बात है आपकी। पवन जी और अहमद अली फयाज जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस करगिल को डिकोड करने के लिए क्या हुआ था उस समय, हमने अपने दर्शकों तक ये पूरी जानकारी पहुंचाई। आखिर करगिल में उस समय क्या हुआ था, दो सबसे भरोसेमंद पत्रकारों के साथ उन्होंने आपको बताया कि कश्मीर की हालात अब कैसे हैं और करगिल के समय कैसे थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया हमारे सभी दर्शकों का। आप देखते रहिए आज की खबर।